दोस्तों टुडे वी हैव कृति चाचरा मैम इन दिस वेबिनार। कृति चाचरा मैम इस वक्त एडिशनल कमिश्नर हैं गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आसाम से मेघालय कैडर, आसाम सेगमेंट, और मैम AIR 89 रही हैं यूपीएससी CSE 2020 बैच की। मैम को कौन नहीं जानता, हर कोई जानते हैं, और मैम खुद बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के जरिए और बच्चों की हेल्प करती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि एक बार आप जितने स्टूडेंट हैं उनसे लाइव रूबरू कराऊं कृति मैम को। उनकी जो एक्सपीरियंस है अब तक की, उनको उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपर्टीज को मैम ने एक किताब में भी समावेश किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैम वैसे तो आपके बारे में सभी लोग जानते हैं, बट वी वांट लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट यू इन ब्रीफ। Okay, so I'm Kriti Chachra, 2021 batch, and I had cleared 2020 Civil Services examination with 89 rank, and I am an Assam Meghalaya cadre officer. Presently, I am in Guwahati itself. So, I was initially before this I was in Bijni Chigang district. Most of you might not know much about Assam, so let's not go into that. But my first posting, as you all expect and as you all love to think about it, was an STM posting, सब डिविजनल ऑफिस। मैम आप अपनी यूपीएससी CSE की जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह की जर्नी रही और किस तरह की डिफिकल्टीज आई और किस तरह के चैलेंजेस थे, और उस चैलेंजेस को मैम किस तरह आपने सॉल्व किया और इस प्रोसेस में आगे बढ़ी जिसकी वजह से आप टॉपर रही हैं AIR 89 रैंक लाके। इसके बारे में बताइए, यूपीएससी CSE जर्नी के बारे में। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पहला ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और पहली बार ही मैंने इंटरव्यू दिया था। तो इस जर्नी से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत ही खतरनाक जैसी चीज थी। करेक्ट। तो उसी में मेरी आधी से ज्यादा एनर्जी उसी में जाती थी कि प्रीलिम्स कैसे निकालें। सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2017, whereas जो मेरी जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम 2017। हमेशा जो जर्नी होती है वो वहां से स्टार्ट होती है जहां से हमने सोचा कि हमने क्या करना है लाइफ में। एंड फर्स्ट आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन 2014। उस टाइम पे इट वाज ऑल ऑफलाइन, तो मैं भी किसी इंस्टीट्यूट में गई थी पूछने के लिए कि सिलेबस क्या है, एग्जाम्स कैसे हैं और क्या क्या पढ़ना होता है। सो आई वेंट टू एन इंस्टीट्यूट एंड सैट देयर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि चलो अब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो, बट देन व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि फर्स्ट इज दिस प्रीलिम्स होता है एंड देन वी हैव 2 पेपर्स GS एंड दिस थिंग CSAT, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पेपर गिरवाने स्टार्ट किए कि मेंस में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते आई वाज सो आई मीन इट गॉट इनटू मी सो मच कि आई जस्ट स्टूड अप एंड सेड नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, लेट मी जस्ट डू समथिंग एल्स। सो आई वेंट बैक होम, आई टोल्ड माय पेरेंट्स नहीं मेरे से नहीं होगा, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय MSc in my subject was zoology in BSc. So in MSc I just simply joined MSc without thinking anything, and फिर मैंने सोचा कि आई डोंट वांट टू लाइक गो इनटू द रिसर्च एंड ऑल, वो सब मैंने कभी नहीं सोचा था। सो आई जस्ट थॉट लेट मी ट्राई आउट सम अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, FCAT दिया, देन आई गेव CDS, CAPF। फिर सिंस माय फील्ड वाज MSc एंड BSc एंड अभी UGC की गाइडलाइंस आए थे 2018 में दैट PhD इज नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। सो आई आल्सो स्टार्टेड गिविंग माय असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। आई गेव MPPSC ही दिया था सिर्फ। So ये सब स्टार्ट हुआ, and then what happened कि my level of understanding kept increasing, my knowledge kept increasing. So अभी मुझे ऐसा कुछ बहुत distant dream कुछ नहीं लग रहा था। It was like हाँ ठीक है थोड़ा बहुत। So why this was it? Because मैंने कभी इतना बाकी जो subjects humanities वाले थे I had already left in 11th 12th, तो उससे इतना कोई मेरा ये नहीं बचा था। I did not know a lot of geography, I did not know a lot of political science, so I was not very confident at the time in 2014. बट अभी जब एग्जाम्स में दे रही थी तो इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया एंड देन आई वाज दिस कॉन्फिडेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। देन फाइनली इन 2016 आई कुड क्लियर दिस आर्मी एग्जाम, बट उसमें भी 6th रैंक तो था, बट देन अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम। ये इनका मिलिट्री स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, सो देयर वाज एन इशू ऑफ लिवर कैल्सिफिकेशन एंड देन आई अपील्ड टू द बोर्ड आल्सो। I said ki, and I met Colonel, there was a Colonel, I don't remember sir's name. So I asked him, sir, ki kuch problem hai kya? Why is it disqualifying criteria? So he said, nahi, we can't do anything about the criteria or our
whatever criteria you don't fit, we can't do anything about it. I'm also helpless. So then I just gave up that, but I was very happy I got my 6th rank, and it just boosted a confidence in me. Yes. But it's not that I'm telling you only about one exam जो मैंने clear किया. If you look at my entire 2014 से लेके 18, 19, 20, 21, 20 तक, you see, I have given numerous exams. At one point, I was also giving an sub-inspector exam of Delhi. तो ये सब मेरे clear नहीं हो रहे थे. It was all, I was just learning from each failure that I was experiencing. कि अच्छा ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या और मैं कर सकती हूँ? What can happen? So all this was going on. It was just these failures were my stepping stones. So why I am focusing on this is that unlike many people have a dream कि मेरे को IAC बनना था, and then they start preparing from college days, which is also the trend these days. This was not the case with me. I had to navigate through and find my way, what I have to do, how I have to do, everything I had to find with each attempt also. And that's what took a lot of time also. It was my 4th attempt, or guidance भी है, ठीक है, there is numerous guidance in the market also. There are many people to help you, mentor you, but then you have to discover yourself. कि मतलब मेरा एक यूनिक प्रॉब्लम था कि मेरे से प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है मेरे को. इट्स नॉट, आई टॉक टू मेनी ऑफ माय दीस पीपल फेलो एस्पिरेंट्स आल्सो कि तुम लोग का प्रीलिम्स कैसे इतनी आसानी से निकल जाता है. दे सिंपली सेड नहीं, हमारा प्रीलिम्स तो हो जाता है, राइट, वी डोंट नो कैसे हो जाता है, बट मेंस इज एन इशू. तो सबकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स होती है. सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग. अगर कोई ऐसा बंदा लगे जो they have just cleared their college and then they have cleared the exam, so don't think it is a one time thing, it is a 1 year thing. It is a long process. It is a 3-4 year process that they have started in college time only. So unfortunately, or fortunately also, you know, it is for this fortune and misfortune, this is a matter of perception. Like I cleared my exam in 27. Some people clear it in 24. So there are pros and cons to them. Mera 27, so I was experienced enough. I had seen other jobs. I was working as for very short duration. I worked as a teacher also in an institute. So thoda bahut experience tha mere ko. So this was my unique journey, as everyone has his or her own unique journey. मैम, इस वेबिनार में इस वक्त मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, और इस वक्त इनकी सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है, और कभी कभी ये कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते हैं इस बात को सोच के कि अभी जो यूपीएससी सीएससी है, इसमें इस प्रोसेस में बहुत सारे IITians, बहुत सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, और इनको लगता है कि वो ज़्यादा समर्थ हैं इस प्रोसेस को, इस यूपीएससी को करेक्ट करने में, उनकी एनालिटिकल से अच्छी होती है. इसकी वजह से ये जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, इनकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ. बट मुझे लगता है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मैम, यू आर द एक्सपर्ट. क्या आप अपनी राय इसमें दे सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनको क्या सोचना चाहिए, IITs और इंजीनियर्स जो आ रहे हैं इस प्रोसेस में उनके लिए, और बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सोचना चाहिए? मैं इसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ. ये एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है हमारा दैट IITians एंड मोस्ट ऑफ, आई मीन मेरे बैच में भी more than 50% of the people who had cleared the exam were these only engineers. But that should not hamper you. इसको हम एक probability के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कितने engineers appear हो रहे हैं एग्जाम में. If there are 10,000 engineers who are appearing for the exam and if 2,000 are clearing it, similar, this is a probability कि अगर वो 10,000 है तो 2,000 तो सिलेक्ट होंगे ही. बट अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ओनली देयर आर 5,000 स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग एंड उसमें से 1,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड परसेंटेज. ओके, वी शुड नॉट लुक एट नंबर्स, वी शुड लुक एट परसेंटेजेस. करेक्ट. और फिर ये तो हमारे मन को ऐसे ठीक करने वाली बात है, बट यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ. अभी जैसे कि मतलब इफ यू आर एन इंजीनियर डजंट गिव यू एन एज. अभी तो हमारा सीसैट इज ओनली क्वालिफाइंग. पहले तो हम फिर भी सोच सकते थे कि सीसैट के भी मार्क्स जुड़ते हैं, सो ऑफ कोर्स engineers will have an edge over us. But then humanity, और मेरा भी background, if not humanities, it was absolutely different. I am from BSc MSc zoology. Okay. Bio. So मेरे सब्जेक्ट का तो एक भी स्टूडेंट नहीं था. मेरे सब्जेक्ट का एक भी, बिल्कुल सही बात है. I was the only one from zoology, which you can take it to your advantage also. Correct. That मेरे को आता है वो तुम लोग को नहीं आता है. So if you are humanities background, you actually have an edge, क्योंकि आप लोग वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हो जो हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अगर किसी ने 11th 12th से लेके और फिर BSc तक, BA तक
यू हैव डन ह्यूमैनिटीज, तो ऑलरेडी 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी तो कवर हो ही गई आप लोग की पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है आपका एक साल कम से कम तो मोटा मोटा बच ही गया। You have to start from 6th again। और आप लोग को तो सिर्फ जो है सिलेबस देखना है और पढ़ते चले जाना है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मैक्सिमम आपको अपने नोट्स को बेहतर करते हैं, दैट्स इट। मेरा तो बीएससी बहुत अलग था। एंड इंजीनियर्स, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स डोंट टेक देयर ओन सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल्स। So, है ना, but you people, since you are from the humanities background, you will be confident enough to take your own subject। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। You can take sociology, you can take if you want, but otherwise अगर किसी ने BA history ही किया है, so that person can simply take history as optional, which is such a good thing to do। So nothing should deter you। मैम एक और चीज, जैसे कि जो मुझे पता है और सभी बच्चे जानते हैं कि आप किसी तरह यूपीएससी तो क्रैक कर लोगे, बट यू नॉट टू बी गुड ब्यूरोक्रेट्स इफ यू डोंट हैव टू सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन एज वेल एज एनालिटिकल स्किल्स। सो मैम ऐसा माना जाता है जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती है। इसके बारे में मैम आप जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको कैसे इसको देखना चाहिए? अच्छा, ये सारी जो दिस इज अ वेरी गुड सेशन, यू कैन नेम दिस सेशन मिथ बस्टर्स। तो ये सब जो है ये हमारे दिमाग में परसेप्शन होती है, मिथ्स होते हैं। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल कि द पर्सन हु रीड्स एंड स्टडीज हिस्ट्री, आई फील इज द मोस्ट एडवांटेज्ड वन। क्योंकि हम हिस्ट्री से जितना सीखते हैं हम और किसी चीज से नहीं सीख सकते। बिल्कुल। बिकॉज वी आर करेक्टिंग आवरसेल्व्स। अगर मैंने अपना पास्ट कुछ देखा, अगर मैं अपनी बात करूं, माय ओन हिस्ट्री, सो इफ आई हैव रिटन एन एग्जाम, आई कुड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वापस जाके अपनी हिस्ट्री को पढ़ती हूँ, डायग्नोज करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब सिमिलरली लेट मी गो टू अ बिगर पिक्चर। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, जैसे हमने पढ़ा मुगल्स, फिर आप लोग ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो इस सब में जो भी आप अपना ये पढ़ते हैं, हम जो भी किंगडम्स पढ़ते हैं, उनका डाउनफॉल जो होता है उसके रीजंस हम बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं और उनको बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं उन चीजों पे। ऐसा हम क्यों करते हैं? So that we learn from history, right? So analysis तो वहीं पे हो गई, आप लोग connected dots तो वहीं पे कर लेते हो। And then जब आप एक history पढ़ते हो, you also include your geography in that। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि मुगल्स कहाँ थे, without the map of India, you cannot point out कि मुगल्स कहाँ पे actually में reign था उनका, and then where they were sending their people। जैसे बंगाल में there was not direct control, but they were sending people। तो ऐसा this geography also you have included in that। And then whenever we study a subject, we study its politics together, we study its economics together। So is this not connecting the dots? Is this not this thing? Is this not analysis? This is what you analyze कि अगर मुगल्स आए थे तो क्यों आए थे? Then if they went down, it was their downfall, तो वो क्यों था? And then in between when someone was going against them, तो वो क्यों था? And then what was the political situation during Mughal times or during Delhi Sultanate times? So ये सब तो analysis ही है। We cannot say, बस ऐसा होता है कि humanities वाले जो aspirants होते हैं, they tend to write in paragraphs, and science वाले जो लोग होते हैं, they tend to write in points। That is a very simple thing, but you should know that every GS paper has to be tackled in a different manner। अगर आप सच में हिस्ट्री का या फिर इसका GS1 का कोई आंसर लिख रहे हो, सो इट इज बेटर टू राइट इन पैराग्राफ्स, बट व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर इन GS3, इट इज बेटर टू राइट इन पॉइंट्स। तो जितना साइंस वालों को अकोमोडेट करना पड़ता है हिस्ट्री पढ़ने में और बाकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ने में, थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज वालों को अकोमोडेट करना पड़ता है पॉइंट्स में लिखने में, या थोड़ा और क्लियरली बुलेट्स में अपने थॉट्स को नोट डाउन करने। But otherwise, I don't think there is a difference in the analytical skills of the two streams। क्योंकि जितना एनालिसिस हम साइंस वाले करते हैं उतना ही आप लोग भी करते हैं। बहुत बढ़िया। मैम जैसा कि आप सब जानते हैं, रिवीजन इज द की। रिवीजन के बगैर यूपीएससी नहीं निकल सकता। मैम रिवीजन का सबसे बेस्ट टूल्स और टेक्निक्स क्या होगा, ये बताइए। टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, मैं आपकी लाइन फिर से रिआइटरेट करूंगी कि रिवीजन के बिना you just forget it that you can clear any exam। Correct। UPSC हो या SSC हो, आर्मी, कुछ भी, any exam you cannot। in fact अगर हम स्कूल एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की भी बात करें, so we don't highlight revision and all these things in those exams, क्योंकि वहां पे हम जैसे तैसे पास हो ही जाते हैं। बिल्कुल। But
वहां पे भी इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग सो वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और जस्ट डाइग्रेसिंग अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक, हम इतना ज्यादा हमें यूपीएससी के टाइम पर जब हम तैयारी करते हैं इतना ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हमने स्कूल और कॉलेज टाइम में जो पढ़ाई की है वो हमने सिर्फ आखिरी दिन एग्जाम का थोड़ा बहुत पढ़ के टीचर से बोल के मैडम देख लेना और अपना जैसे तैसे वी हैव जस्ट पास आवर एग्जाम्स। सो वी डू नॉट अदरवाइज अगर आप देखो तो पॉलिटी जितनी हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में जो सब भी है, दैट इज सिंपली लिटिल एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी। 6th से लेकर अगर 12th तक की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट होती फंडामेंटली, सो हमें इतना ज्यादा टाइम यूपीएससी में ना लगता। कमिंग बैक, सो रिविजन कैसे करें, राइट? जो आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले प्रीलिम्स के रिवीजन करते हैं, उसको रिवीजन नहीं कहते हैं, उसको तो डिस्ट्रेस स्टडी कहते हैं। दैट इज नॉट रिवीजन। बिल्कुल। सो रिवीजन जो है वो पहले दिन, जैसे आज अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, वो आप आज से ही वो रिवीजन स्टार्ट होती है। तो आई हैव अ वेरी सिंपल रूल फॉर रिवीजन विच इज अ 1 2 7 30 रूल। ओके। विच मीन्स कि आज अगर जो मैंने पढ़ा, जैसा आपने बोला, आज तो घर जाके पढ़ ही लेना है, कुछ और करो मत करो। और मतलब ऐसा तो हम नहीं, सबके पास ही 24 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, जितना क्लियर हो रहा है वो भी तो रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट यू कैन डू, खाना खाते हुए उसको पढ़ लो एक बारी, जो हमने आज अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, कोचिंग में जो पढ़ा है उसे रिवाइज ही करना है। कितना ही होगा वो, 10 पेज 12 पेज होंगे, खाना खाते हुए उसको देख लिया, थोड़ा इधर उधर चलते फिरते उसको देख लिया, बस उतना ही करना है आज के दिन। सो द रूल इज 1 2 7 and 30। सो जो आज पढ़ा है वो आज के आज शाम को रिवाइज कर लेना है। देन 2 द सेकेंड डे, टुमारो, अगले दिन सुबह उठ के एक बार उसको रिवाइज कर लेना है। फिर 7th डे पे, वीक के एंड में 7th डे पे यू रिवाइज इट एंड देन ऑन द 30th डे यू रिवाइज इट। बिल्कुल। इफ यू फॉलो दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक, आई कैन अश्योर दैट कोई ऐसा है ही नहीं who can stop your selection. मैम, ये बात आपने बुक में भी शायद बहुत अच्छे तरीके से बताई है रिवीजन को लेके। और उसमें मैंने एक चार्ट भी बना के, अपना मेरा ही चार्ट है वो, that I have taken an example of one। अगर अब हमें ऐसा, हम लोग इसे कर भी नहीं पाएंगे, जैसे आज जो मैंने पढ़ा, अब मैं वो 7th डे पे मुझे कैसे याद रहेगा पढ़ना है, तो वो सब याद मत करो। उसको एक take an A4 sheet, write down the topics that you have read today, then make columns कि और डेट लिख दो ऊपर, कि कल की डेट लिख दो, फिर 7th डे की डेट और 30th डे की। करेक्ट। और उसके बाद उस डेट पे उसे टिक करते रहो। और अगर नहीं किया है आप लोगों ने रिवाइज, तो उस पे क्रॉस मारो। यू नो, यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। बहुत बढ़िया। सो डोंट हाइड योर मिस्टेक्स फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि हम जब अपने छुपाते हैं अपनी गलतियों को, तो हम वो दुनिया से नहीं, अपने आप से छुपा रहे होते हैं। सो इवन इफ यू फेल टू रिवाइज ऑन द 7th डे, जस्ट जल्दी से जल्दी अपनी गलती को सुधारो और 8th डे रिवाइज करो। बिल्कुल। मैम, व्हाट वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट फेज ड्यूरिंग सीएससी प्रिपरेशन? मेरे ये डिफिकल्ट डेज हर साल आते थे। अच्छा। Those days were 2 months before prelims वाला दिन, and 1 month after. And how you come out from all these problems? Yes. तो ये 3 महीने मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग एंड डिस्ट्रेसिंग होते थे, एंड आई जस्ट थॉट कि बस छोड़ ही देते हैं। इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन 2019। आफ्टर राइटिंग माय प्रीलिम्स, आई जस्ट थॉट कि अभी छोड़ दिया, हो गया, मेरे बस की नहीं है। एंड आई वाज जस्ट प्रीलिम्स के एकदम बाद, आई वाज जस्ट रोमिंग अबाउट इधर उधर, घूमती हुई कि मैं ऐप पेपर नहीं लिखती हूँ, एंड ऑल दैट बर्डन वाज ऑफ माय हेड कि मैं नहीं लिखती हूँ। एंड देन फिर 1-2 दिन घूमते घूमते तीसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अब फिर मैं क्या करूँ, और सो द पॉइंट इज कि जब मेरे वो डिस्ट्रेसिंग दिन होते थे, जैसे 2 महीने प्रीलिम्स से पहले, फिर उस टाइम पे मैं सोचती थी कि why at the first place I started preparing, what was my reason for the preparation। अब वो मैं नहीं बताऊंगी कि मेरा क्या रीजन था, because otherwise everyone will take that as their anchor and they will start thinking that way। आप लोग खुद सोचो कि पहले दिन मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने क्यों की थी, और बार बार सोचते रहो कि उसको, वो वाले दिन मैंने कुछ तो सोचा होगा ना। करेक्ट। तो आज अगर मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो उसका क्या रीजन है, क्या वो रीजन उस वाले रीजन से स्ट्रॉन्ग है? अगर नहीं तो जस्ट कंटिन्यू प्रिपेयरिंग। तो ये वाले दिन तो बहुत आते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस प्रीलिम्स डेज। ये 3 महीने बीच बीच में जब पढ़ते हैं लगता है क्या करें क्या करें। आई हैड अ मेंटर, मैंने उनसे कहा सर ये इतना लंबा है, क्या है, समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि मैं याद तो कर रही हूँ बट वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है एग्जाम में। तो उन्होंने भी मेरे से यही कहा, और कोई काम है क्या घर पे तेरे को, और कोई दिन भर में काम है क्या? अगर नहीं है तो पढ़ते रहो,
So similarly, मैम हम you have to understand और अपने आप से ये जरूर कहो कि whatever one human can do, the other one can do. कि मतलब just don't lose faith in yourself, don't lose belief in yourself कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. कभी छोटे बच्चे को देखा, जब छोटे बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं और वो कितनी बार गिरते हैं, वो दिन में 100 बार गिरते हैं. उनसे कभी सुना है कि मम्मी नहीं, मैं नहीं चल सकती, मेरे बस की नहीं है चलना. चलना इज नॉट मेड फॉर मी, वॉकिंग इज नॉट मेड फॉर मी. कभी सुना है उनसे? नहीं सुना है. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ. तो ये भी अपने आप को ही चलना ही समझो. दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इट इज जस्ट अ टेक्निक, इट्स वॉकिंग. मैम ये जो बुक आपकी है बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, प्रॉपर प्लानिंग इसमें लिखी गई है, पूरी स्ट्रेटेजी लिखी गई है. मैं चाहता हूँ मैम इसके बारे में थोड़ा आप बताएं. So ये बुक इज अ प्रॉपर, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मेरी जो आई वाज ऑन प्रोबेशन इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड वहां पे मैंने सोचा that if I have, 4-5 years I took in preparation and I have reached here, so I should just condense all of my experience and give it to those aspirants जो अभी prepare कर रहे हैं, जिससे कि at least जो बेसिक हम लोग रोड ब्लॉक्स होते हैं वो उन एस्पिरेंट्स के क्रॉस हो जाए. दे शुड नॉट. व्हाई आई चोज टू राइट दिस बुक वाज, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि हर साल मैं कोई गलती कर रही थी और हर साल उसे खुद ही इंप्रूव कर रही थी. I did not have a proper very, उसे क्या कहते हैं, uncensored sort of guidance. सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, but uncensored कि सच में होता क्या है. I have started the book by saying that some people actually prepare the exams for power and prestige, and you should not go for it. Right? So my book is that much frank and open and properly uncensored कि जो सब आप लोग feel करते हैं, in every chapter you will find it. So it has my personal strategy in great detail. I have started from the very first day how you should. The book starts with how you should make up your mind for preparing for UPSC. क्योंकि मेरा खुद का mind was not very firm at the time when I started, when I thought of preparing. So those 3 years also have been condensed into one of the chapters कि mind makeup कैसे करें. Then there are many important things in that. जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑप्शनल कौन सा चूज करें. This answer has been very nicely and very clearly answered in my book कि how you should choose your optional, which optional you should choose and why. Correct. And there are also facts given in the book कि हर एक and it has been taken from the UPSC annual report only कि हर उस साल में, whichever year that is, उस साल में हर एक सब्जेक्ट के कितने परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स वर सिलेक्टेड. सो देन जो वो कहते हैं ना स्टार ऑप्शनल्स, जो PSI जैसे स्टार ऑप्शनल, उसमें मार्क्स देते हैं एंड थ्रू स्टार. सो उस सबको अगर आप, ये तो मिथ्स है, बट आई हैव बस्टेड ऑल दोस मिथ्स फ्रॉम थ्रू डेटा. फिर गोइंग ऑन, देन आई हैव आल्सो रिटन द स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स में क्या करें, जीएस को कैसे टैकल करें, देन सीसैट को कैसे टैकल करें. आई कीप गेटिंग दीस क्वेश्चंस अ लॉट कि सीसैट में मैम प्रॉब्लम हो रही है. आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन मैथ्स, इन reasoning. So I always say, and I have written in my book also, that you should always pick up the low hanging fruits first. जैसे एवरेज जो होती है, टाइम एंड वर्क और ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस, देन डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, देन यू हैव दिस these question averages, percentage, profit loss, simple interest, compound interest. ये वाले जो टॉपिक्स हैं, they are low hanging fruits. इसमें कैसा भी क्वेश्चन हो, we are able to tackle them. So first of all you should do this. Then reasoning में whatever simple वाले जो reasoning होते हैं, very simple ones, you should just finish them first. So ये सब I have written about prelims. Each GS then I have given in different chapters, like how you should, because writing each GS paper you have a different strategy. So every chapter has been divided with, like, for how to write GS1. Then again I have subdivided the chapter कि GS1 में पहले मैं fodder material कहाँ से इकट्ठा करूँ, then from where I should do the value addition, and then कैसे कैसे flow charts बनाने चाहिए, and then how to include all that in the answer, and then how to present the answer कि जैसे GS1 में कैसा लिखना चाहिए. I have given my own samples of notes and my own samples of answers in the book to give a highlight of how you should actually go about. Then in GS2, how you should do. I have included all the important maps that you should be making for the geography in GS1, and in GS1 again how to tackle world history. In GS2, 3, 4, all I have done in separate chapters, how you should deal with them. Then apart from all this, I have also included some chapters on
how you can what all perks and what all salaries and what all career progression you have for different services, because when we are preparing for exams we should know each service what it entails for us. वो हमें क्या देती है वो सर्विस, ऑडिट अकाउंट्स क्या देती है, लॉ वाली सर्विस व्हाट इट गिव्स अस, IRS what it, I have included all that. And then it is not just my strategy. I have also included strategies of people, of my own fellow aspirants who were preparing with me, and also some of them who were my friends in Labasna. I have included their strategies also. There is a separate chapter on that. Oh. Then there is a chapter on mentorship, how important mentorship is. Because without mentor, you are just moving in the dark. बिल्कुल Mentor is the one who places a light in front of your path, और फिर वहां से हम चलते हैं. बिल्कुल Then what happened? Then there is a chapter on. So okay, so now UPSC civil service is not the end of the life, right? There may be it may be possible that after multiple attempts and after putting in 1000% of your dedication, devotion, you're not able to clear. So even for that, उसमें भी मेरे बहुत सारे, there were many of my friends with whom I was studying in Karol Bagh, they couldn't clear, but they are at very good places right now. One of them is he's the founder of a very good startup. Then there is another one who he has started his own institute, and there are people who are doing their jobs in the engineering field. So I have included their experiences also in the in one of the chapters in the book. So it is one पूरा package है. Like whatever I'm saying right now, उसका एक बहुत ही extended version उसमें with all technical aspects you will get. So हमेशा हम ये good answer और answer writing की बात बहुत ज्यादा करते हैं. So मतलब without again आंसर राइटिंग मेंस का जो फॉर्डर है दैट इज आंसर राइटिंग. अगर आप लोग आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं, सो देन देयर इज नो पॉइंट कि आपने पूरे साल में क्या पढ़ा, पूरे साल में, पूरे 2 साल में, व्हाटएवर. अच्छा, सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आंसर राइटिंग इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम इमीडिएटली वो लिखना स्टार्ट, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं होता है. You just have 12 minutes to write a big answer, 15 marks answer, and you just have 8 to 9 minutes to write a 10 mark answer. So utne time mein you do not have the time to think. You just have to just padha question and then you have to write. तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस, वी रीड द क्वेश्चन एंड वी फाइंड अ वर्ड. जैसे एक वर्ड हमने कीवर्ड पढ़ लिया सेक्युलरिज्म, तो हमें लगता है सेक्युलरिज्म मिल गया, ठीक है, जल्दी से लिख के खत्म कर. एंड देन व्हेन वी कम बैक होम वी थिंक यार नंबर क्यों नहीं, एंड व्हेन वी सी आवर मॉक की बात करें, हम उसके मार्क्स देखते हैं, कहते हैं नंबर क्यों नहीं आए, हमने तो सब कुछ लिखा था सेक्युलरिज्म पे, हम तो किसी सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी उसमें इंक्लूड कर दिया था, डेटा भी बहुत सारा लिखा था. बट द पॉइंट इज, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, 2022 का शायद क्वेश्चन है कि आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म key elements in making of an Indian form of secularism, and you have to justify. So इसमें why I was giving the secularism example is because इसमें ये word आ गया secularism. So हमें एक impression होता है कि secularism के बारे में सब कुछ लिख दो और नंबर मिल जाए. बिल्कुल. But now you understand what the question is saying. 3 words लिखे, tolerance, assimilation and pluralism. ये 3 चीजें क्या हमारे secularism में है? अगर है तो बताओ कैसे, और नहीं है तो बताओ कैसे. हमें एक्चुअल में ये आंसर लिखना है ना. हमें ये नहीं लिखना है कि सेक्युलरिज्म क्या होती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है. हमें सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स को जस्टिफाई करना है. तो अब इसके लिए आपको अब समझ में आ गया ना कि हम वेयर वी फेल, वी सिंपली राइट सेक्युलर. पर अब आपको क्या है, अब आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस क्या है, फिर बताओ कि टॉलरेंस है या नहीं, और फिर उसका एग्जाम्पल दो, फिर एसिमिलेशन देखो, उसका आंसर दो, और फिर दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. फिर सेकंड इंपॉर्टेंट इज, अभी समझ में तो आ गया, अब उसे हमें ढंग से अच्छे से स्ट्रेटेजिकली लिखना भी है. मतलब ये नहीं कि अच्छा अभी मुझे याद है, मेरे को जो याद है वैसे वैसे मैं लिख जा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड सो मच कि यू राइट अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड अ वेरी प्लान्ड आंसर. Everyone says कि you should start with introduction, body, conclusion. So what I'm saying is उसको organic process बनाओ. When you join your test series, just make it a point कि everything should flow. ऐसे नहीं होना चाहिए कि introduction लिखी और फिर उसका कोई यही नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है बॉडी से. Like you simply write secularism is this and then you start कि अच्छा 2022 में ये हुआ था, so that means that नहीं करना है, मतलब कोहेरेंस होनी चाहिए इसमें.
You should have a proper yes, there should be proper coherence among all the lines in the answer. Then the second is that you should answer all parts of the question. क्या करो, जो क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसमें अंडरलाइन कर लो कि क्या क्या पूछा है और क्या क्या आंसर देना। अगर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो तीनों आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे छोटा छोटा लिखो, अगर 10 नंबर का है तो छोटा छोटा लिखो, बट यू हैव टू आंसर एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देन अगेन आई टोल्ड यू कि हर एक जीएस पेपर को, मतलब अगर हम आंसर शीट निकाल रहा है एग्जामिनर तो उसे पता चल जाना चाहिए देखते ही कि किस जीएस का आंसर कॉपी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। बिल्कुल सारे जीएस आंसर अलग अलग लिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ हिस्ट्री आंसर, तो उसमें थोड़े थोड़े पैराग्राफ होने चाहिए, थोड़ी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, रूलर्स के नाम होने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप बात करें तो थोड़े थोड़े डायग्राम होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम जीएस 4 की बात करें तो फिलोसफर्स के नाम लिख दो। जीएस 3 की बात करें तो उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, डेटा बहुत सारा होना चाहिए, एंड इट शुड जस्टिफाई, और रिसेंट एग्जांपल्स बहुत सारे होने चाहिए। अगर सोसाइटी का क्वेश्चन है तो यू शुड हैव वेरी गुड कीवर्ड्स दैट यू कीप स्टडीइंग, है ना। सो दिस, फिर उसके बाद मोर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होती है? नाउ वंस योर आंसर, यू हैव प्रिपेयर्ड अ बेसिक आंसर ऑफ अबाउट एनी सिंपल टॉपिक, फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्युलरिज्म, सो यू हैव प्रिपेयर्ड अ सिंपल आंसर, हाँ मुझे ये लिखना है। अब इसमें हम वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन मतलब अगर इस पेपर इस क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलने हैं तो आप 10 में से अगर 5 मिलने हैं तो 2 और कैसे ऐड करें, वो कैसे कर सकते हैं हम? उसमें आप रिपोर्ट्स देखो, कुछ कुछ ऑलवेज ट्राई टू ऐड डेटा एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। ऐसे कुछ भी जो आपने कहीं पढ़ा, डोंट ऐड दैट, प्रेफर गवर्नमेंट सोर्सेज, नीति आयोग का कोई डेटा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई हो, यू प्रिफर दैट, या फिर कोई जो अपने बहुत ही एनजीओज दैट आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड दे हैव बीन गिवन रिकॉग्निशन बाय गवर्नमेंट, दोस यू कैन ऐड। लाइक एसर सर्वे है, दैट इज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड, यू कैन ऐड दैट। So add some reports. What did the report says? What all data you can add? If there is a question on urbanization, so you add that by 20, you add whatever projections that the government is giving to us by 2050. More than 50% of the population will be in urban areas, so we have to develop it like that. So you add reports, you add data in it. Then and of course the present conditions क्या चल रही है। For example, if there is a question on urbanization, तो उसमें लिखो कि presently अब urbanization में क्या क्या problems हैं। That and all adds value to your answer, right? पर जो ये value addition है, अगर वो it should not digress, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम ये पूछे स्लम प्रॉब्लम पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि चलो स्पॉन्ज सिटी बना लेते हैं, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। You should not digress from the main question. Value सिर्फ ऐड करनी है, subtracting है, right? बिल्कुल। And then another important thing, after you have prepared and strategically you have written all the answer in a balanced manner, उसके बाद presentation. Presentation में क्या है? जो आपका आंसर है ना वो बहुत इजीली, मतलब एग्जामिनर अगर पढ़ रहा है तो उसको बहुत हार्ड नहीं लगना चाहिए पढ़ना। मतलब एक लाइन को आप जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना लिखो। सिंप्लीफाई इन द सेंस पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट में, एंड देन इट शुड बी इजीली लेजिबल, और उसको अंडरलाइन कर दो व्हाटएवर इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट यू हैव। योर हैंडराइटिंग शुड बी गुड। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम मोती पिरो देने आंसर में, बट योर एटलीस्ट योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल। मतलब जो अल्फाबेट्स है दे शुड बी इक्वल, because this also shows your state of mind. अगर आपके alphabets ऐसे उड़ रहे हैं, they are going out of the lines, if you are not able to write in a straight line, and if your alphabets are big and small, it shows your mind is cluttered. You are not very confident about things, and you are not able to think very clearly. क्योंकि अगर आप सीधी लाइन में नहीं लिख रहे हैं, that means your mind is going here and there. So even that psychology also, because the examiner cannot see you. Examiner is seeing you only through your paper. Correct. Whatever you have written here. So that should be very good. And the most important thing is, in mains, you should always write, I'm again and again saying balanced answer. What do you mean by a balanced answer? मतलब बहुत extreme में मत लिखो. For example, if there is a question कि is our country moving away from tolerance? So I don't think it is, right? And so कुछ अगर news reports ऐसा कह रही है, there are always views. Different people's views about things, but you don't have to take an extremist view. You should read all the views, all the opinions, and then you should be in a position to make your own opinion. And your own opinion, I am sure, because we are rational humans, will always be a logical and a balanced opinion. तो मेंस में जो सब भी आप लोग लिखो, and I got to know कि मैं
इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में एंड आई अटेम्प्टेड ओनली 2 करेक्ट। वहां उस तीसरे साल में मुझे समझ में आया कि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, आई हैव टू वर्क ऑन इट। सो आप लोग ये अपनी टेस्ट सीरीज में ही करना स्टार्ट कर दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैम आप जैसा कि जानती हैं कि यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है और 24 मई को प्रीलिम्स है। मैम मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से कुछ तरीके जो इस वक्त यानी 3.5 मंथ्स रह गए हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी प्रिपरेशन सही चले और हाई चांसेस हो कि वो परफॉर्म कर सकें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इस वक्त प्रीलिम्स के अलावा किसी चीज के बारे में मत सोचना कि मेरी तैयारी कैसे हुई, क्या हुई, जस्ट लेट इट जस्ट ड्रॉप एंड नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट प्रीलिम्स। अब इन 2 महीनों में कुछ भी नया मत पढ़ना एक्सेप्ट न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स, रीड नथिंग न्यू। जो आपके फ्रोजन, आपने एक बुक लिस्ट फ्रीज की होगी और आपने एक नोट्स अपने बना लिए होंगे, इवन करंट अफेयर्स के भी नोट्स आपने एक बना लिए होंगे, वो सब आप ओनली यू हैव टू रिवाइज इट। अब वो आप कैसे रिवाइज करो, अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी, 1 पार्ट जीएस एंड 1 पार्ट करंट अफेयर्स। सो 4-4 घंटे का, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स 9 आवर्स, इस वक्त तो इफ यू आर 9.5 आवर्स भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 4.5 घंटे 4.5 घंटे का 2 स्लॉट बना लिए, जीएस पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अब जीएस में जो सब आप पढ़ रहे हो उसको अगेन वो रिवीजन साइकिल बिल्कुल मत करना। अब तो इसमें 30 वाली नहीं चलेगी, 1 to 7 चलेगी, तो 1 to 7 को रिवाइज करते रहो एंड द एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीट। उसके अलावा क्या करो, स्लॉट्स बना लो कि इस हफ्ते में पॉलिटी पढ़ेंगे, इस हफ्ते में इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरमेंट, ऐसे कर स्लॉट्स बना लो, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के जो आपने करंट ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उन्हें प्लीज डोंट स्टॉप रिवाइजिंग देम बिकॉज वी मे हैव अ थिंग इन आवर हेड कि बहुत बार पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसे हर 10-15 दिन में रिवाइज करते रहो। इन दीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन दीज 2-3 मंथ्स, द लास्ट 2-3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। जो सब आपने तैयारी की होती है 1 साल में, 2 साल में, you have to show it now in the 3 hours of time that you will get. तो उसमें ये रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां बैठ के आपका ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो मैंने जैन में कभी पढ़ा था और फिर मुझे याद नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। सो अभी जो सब ऑलरेडी फ्रोजन है, whatever you have studied till now, just keep revising it at multiple, at least static portion 2 बार तो हो ही जाना चाहिए। Current affairs multiple times you can just revise. 15 days before prelims you can stop reading the newspaper, but तब तक don't stop. I mean, तो बहुत सारी थ्योरीज होती है कि पेपर तो अब तक बन चुका होगा, या कुछ लोग कहते हैं 10 दिन पहले, कुछ कहते हैं महीने भर पहले बनता है। तो एक और बात मैं कहना चाहूंगी, ये सब जो रूमर्स और ये सब जो बातें होती है ना, इन पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जो आपका लॉजिकल दिमाग कहता है वो करो। What I did was 15 days before my prelims exam, I stopped reading newspaper. तब तक मैंने पढ़ा for my own satisfaction. पेपर कभी भी बनाओ, वैसे भी being a aware citizen it is good. और 4.5 घंटे आप लोग के पास, अब तक तो आप लोग प्रो हो गए न्यूज़पेपर पढ़ने में। न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट रीड इट। और अभी जो नोट्स भी बनाओगे न्यूज़पेपर के, डोंट फोकस ऑन ओपिनियंस एंड ऑल दैट, सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड नोट्स बना लो, दैट्स इट। मैम जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उनमें नर्वसनेस होती है। लास्ट ईयर 2025 की जो प्रीलिम्स हो रही थी, मैं रिव्यू ले रहा था बच्चों की एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो गई तो एक बच्चा बाहर आता है और काफ़ी देर तक वो खड़ा रहता उदास, और मतलब एक होता है ना, उनका जो चेहरा था बिल्कुल लग रहा था कि अब वो रो देगा। बच्चों की रिव्यू के बाद मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि आपके पेपर कैसे गए, तो वो खुल के नहीं बता पा रहे थे। फिर मैंने पूछा कि आप कुछ अपसेट लग रहे हैं, कुछ बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने बताया सर बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे हो गई है, वो ये है कि ये 5 क्वेश्चंस उन्होंने सर्कल करके रखा था उस क्वेश्चंस को, जो उन्होंने गलत जवाब दे दिया एग्जामिनेशन हॉल में। और जब वो बाहर आ रहे हैं और उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ही वॉज एबल टू सॉल्व ऑल दोज 5 क्वेश्चंस। मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनको जो सवाल आता है उसका भी जवाब वो गलत दे देते हैं नर्वसनेस की वजह से। मैम ऐसा क्या तरीका हो, क्या प्रोसेस हो, किस तरह से हम अपने आप को कूल काम और कंपोज रख सकें एग्जामिनेशन हॉल में, जहां हम अपने आप को परफॉर्म कर सकें? मैम इसके बारे में बताइए। तो ये तो आप याद रखना, जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसमें देयर इज अ स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर। 10%, 15% वो ह्यूमन एरर होगा, दैट हैज टू हैपन। बट वो ह्यूमन एरर आई एम नॉट सीइंग बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड गेसेस।
ये नर्वसनेस को हम जब भी नर्वसनेस और ब्लैकआउट्स और ये वाली जो चीजें होती है, इससे हमारा वो ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इट इज एक्सपोनेंशियली इट इंक्रीजेस. सो हाउ यू कैन जस्ट टैकल इट इज most important. Test series plays a very vital role in your lives, especially for your prelims or both. तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है, 2-3 फायदे होते हैं. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है दैट यू गेट अ एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, और वहां जाके टेस्ट लिखो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव जॉइन्ड अ टेस्ट सीरीज ऑफ सम इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन करोड़बाग या जो भी जहाँ पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे जाकर लिख कर आओ उस टेस्ट को. प्रीलिम्स भी उसको घर पे बैठ के फोटोकॉपी जो हम रखते हैं उससे मत करो, क्योंकि घर बैठ के भी जब हम करते हैं, ऑल्दो हम टाइम करते हैं, लेकिन अपने एनवायरनमेंट हमारा अपना कूल वाला होता है. या तो घर पे बैठ के करते हैं या लाइब्रेरी में करते हैं, तो वो हमारा दिमाग डजंट टेक इट एज अ प्रेशर. यू हैव टू गिव योर ब्रेन अ प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग अंडर प्रेशर. तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? टेस्ट सीरीज से बार बार व्हेन यू राइट योर टेस्ट एवरी वीक, योर एंटायर सिलेबस इज कंप्लीटेड और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज से आपका गोल्डन नंबर आता है. जैसे प्रीलिम्स में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं कैसे पता चलेगा हमें? हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे. चलो इस पेपर में मैं 94 करके देखती हूँ, इसमें 96 करके देखती हूँ, इसमें 80 करके देखती हूँ, 70 करके देखती हूँ. लाइक दिस व्हेन यू डू दिस हिट एंड ट्रायल विद योर टेस्ट सीरीज, देन यू विल गेट योर गोल्डन नंबर कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो किस हिसाब की आ रही है. अगर मैं 84 अटेम्प्ट कर रही हूँ, सो मेरे 100 से ऊपर, 110 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं. सो दिस योर टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू. तो नर्वसनेस हटाने के लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड थ्रू योर टेस्ट. सो स्टूडेंट, काफी वक्त हो गया है, मैम का काफी मैंने कीमती वक्त ले लिया है. सो एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैम. इट इज ओपन फोरम. आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो. जी गुड आफ्टरनून मैडम. पूछे, सवाल पूछे. जो 9 से 5 बिजी रहते हैं जॉब की वजह से, उनके लिए क्या प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो पहले मैं आंसर देने से पहले 2 एग्जांपल्स दूंगी जिन्होंने जॉब के साथ साथ क्लियर किया था एग्जाम. सो वन इज 2017 अनुदीप सर, Guru Shetty sir, and the other example is rank 28 2018 exam tha, Kajal Jabla ma'am. So both of them were preparing along with the job. So abhi your question revolves around time management. अगर 9 से 5 आप बिजी हैं, so then you have to manage your time. जो बाकी लोग करते हैं 8-9 घंटे में, वो आपको 4-5 घंटे में खत्म कर देना है. So जैसे हम लोग अगर like people like us, like me who are free throughout the day और वो बैठे हैं आराम से, तो हम अपने 8-9 घंटे में से anyways 2 घंटे तो डे ड्रीमिंग में लगाते हैं ना. डीसी बन जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब आपको नहीं करना है. You don't have to do that. You don't have scope for that. And don't also compromise with your job, because when you are going for a job, your duty ethics say that you have to do your job also well. So 9 से 5 के immediately बाद you should have a plan कि क्या करना है. Planning और strategy is very important here. अगर 5 बजे जैसे गुरु शेट्टी सर का ही ये है, इट्स अ स्टेटमेंट कि जब वो ऑफिस जाते थे तो वो रेडियो सुनते थे. He used to listen to the news, and while coming back he used to listen to RSTV debate. So वो सब वैसे वाली प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी. You should have a proper study table, schedule, daily study schedule you should have. अगर 5-6 बजे आप घर पहुंच जाते हो, जो 6 से लेके 10 बजे तक what all you have to study, you should be absolutely clear. और अगेन जितना भी आप ये करो, फाइनली रिवीजन विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो आज आप पढ़ रहे हैं वो आप कल पक्का से रिवाइज कर ही लो, चाहे पूरा टाइम रिवीजन में चला जाए और चाहे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए बाकी लोगों से. डोंट वरी अबाउट दैट. बट 9 बजे से पहले आप थोड़ा टाइम ले लो. मतलब इफ यू वेक अप एट 6, that will be good. 6 to 8 or something you can study, and then from 6 to 10 in the evening you can study. Right? So वो सब आप वहाँ पे please don't compromise your job there. और रास्ते में आते जाते भी if you have something to listen to, you can just do that. तो any more question? कोई और पूछना चाहते हैं? सवाल पूछे मैम से. कोई और पूछना चाहते हैं? ओके, थैंक यू. हाँ पूछिए. So I think there is no more question. और गुड आफ्टरनून मैम. पूछिए. मैम आपकी बुक हम तक कैसे पहुंच पाएगी मैम? बिकॉज मैं ये बुक मेरे पास है और लिटरली मैं बता रहा हूँ 200 पेजेस हैं और बहुत छोटी सी बुक है. और मैंने खुद पढ़ा और मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो कि रियली
और यही वजह थी कि मैंने मैम को बहुत रिक्वेस्ट किया, मैम एक बार आप आएं। इस बुक की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और जो ग्रुप हमारी बनी हुई है उस ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको बुक को ले सकते हैं। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए, मैम का काफी वक्त ले लिया हमने, पूछिए। मैम हम आंसर को मतलब सेल्फ इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, ये पूछना था। एक और जैसे हम आंसर लिखते हैं तो उसे हमें सोचने में ज्यादा टाइम लगता है कि क्या लिखे, क्या बॉडी में लिखे, क्या इंट्रो में लिखे, तो इसको मतलब कैसे ओवरकम कर सकते हैं और उस डर को कैसे कम कर सकते हैं आंसर राइटिंग लिखते टाइम। और पहला क्या पार्ट पूछा, इससे पहले क्या बोला था? कि हम सेल्फ इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएशन क्या हम एआई का यूज कर सकते हैं इवैल्यूएशन के टाइम? ओके, आंसर यस मैम। तो सिंस ये चैट जीपीटी का जमाना है, आई वुड से कि थोड़ा बहुत हेल्प लेने में देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये जो यू कैन नॉट, आई मीन एआई कैन नॉट रिप्लेस अ मेंटर ना। सो आप अपने सर हैं जो, यू शुड गिव हिम योर आंसर्स टू चेक। एआई से थोड़ा बहुत हेल्प ले लो, व्हेन सर इज नॉट अवेलेबल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प ले लो उससे, बट डोंट रिलाई ऑन द एआई चैट वाला बचा हुआ है, या फिर है ना, डोंट रिलाई ऑन व्हाट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? जी मैम। So I'm saying that ChatGPT cannot replace your mentors, okay? So you can just देख सकते हो, थोड़ी हेल्प ले सकते हो, but don't completely rely, क्योंकि आपने देखा होगा ChatGPT के नीचे भी लिखा होता है that some information given by ChatGPT may be wrong or incorrect, you have to correct it. The second part of your question कि अब वो कैसे करें, introduction वगैरह। अच्छा, so what this doesn't start, this answer writing doesn't start in your examination hall. आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है प्रिपरेशन टाइम। आपने सुना होगा द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो वही करना है आंसर राइटिंग के साथ। इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाली प्रॉब्लम है, दैट इज वेरी यूनिक, दैट इज वेरी कॉमन अमंग एस्पिरेंट्स। उसके लिए क्या करना चाहिए, यू नो द बेसिक, जैसे अगर एक कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, सोसाइटी उठाते हैं, उसमें हमारे पास प्रॉपर सब टॉपिक्स हमें पता है कि क्या क्या हमें करना है। सेक्युलरिज्म है, देन यू हैव टॉलरेंस, ऑल दीस प्लूरलिज्म, ऑल दीस सब टॉपिक्स यू हैव इन योर हैंड। व्हाट यू कैन डू इज ऑलरेडी प्रिपरेशन टाइम में कीप योर इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजंस रेडी। समझ रहे हैं? कॉमन वाली, लाइक कॉमन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आंसर आपने लिखना है अबाउट ज्योग्राफी, इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट अर्थक्वेक, सो अर्थक्वेक की डेफिनेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखो इंट्रोडक्शन में। हमें इंट्रोडक्शन में 2-3 तरीके होते हैं स्टार्ट करने के। इधर यू स्टार्ट विद प्रेजेंट, कोई रिसेंट न्यूज हुई हो, या फिर यू स्टार्ट विद डेटा, यू स्टार्ट विद अ रिपोर्ट, और यू स्टार्ट विद अ डेफिनेशन। तो कुछ जो टॉपिक्स हमें श्योर पता है कि ये तो आ ही सकते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड देन यू सेव दैट टाइम ऑफ थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और आपकी इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की बिफोर योर एग्जामिनेशन, दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कनेक्टिंग डॉट्स, एनालिसिस। ये सब इज द टाइम, दिस ऑल यू हैव टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग, क्योंकि आई एम टेलिंग यू फॉर अ 15 मार्कर यू हार्डली हैव 12 मिनट्स टू राइट एन आंसर। उसमें सोचने का टाइम नहीं है। सो डोंट थिंक कि आप अकेले ऐसे हो जिसको प्रॉब्लम हो रही है सोचने में। एग्जामिनेशन हॉल में कोई एस्पिरेंट सोचता नहीं है, दे जस्ट राइट व्हाटएवर दे हैव प्रैक्टिस्ड। सो इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स को बहुत सारे तो तैयारी कर लो, और एथिक्स में तो ऑलमोस्ट सारे तैयार कर सकते हो आप, बिकॉज मोस्टली यू गेट क्वेश्चंस ऑन सम सेइंग्स, उसमें आप किसी फिलोसफर को कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, और कंक्लूजन में कुछ आप रीसेंट एग्जांपल कोट कर सकते हो, दैट आई एम नॉट सेइंग। बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, लाइक व्हाट इज एटीट्यूड, तो एटीट्यूड की डेफिनेशन ऑलरेडी आप प्रिपेयर रख सकते हो। सो दिस इज अ हैक दैट यू कैन डू। थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग से काफी टाइम हो गया है। Any more any last question? Madam. Yeah. Ma'am, yes, ma'am. I have a question. Ma'am, as you yourself know that UPSC syllabus is very vast. When we try to cover it, it often feels like we study polity for 2 days and some days instead of economics.
and other subjects, economics is getting left behind. And when we study economics, it feels like polity is getting left behind. Could you please tell us how to balance all the subjects effectively? So that is what I was saying. When you do this revision cycle that I have told you, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. For example, you keep this month, February, अभी February तो नहीं, पुराना हम लोग अगर बात करें, when you start your preparation, तब अगर मैं सोचूं कि इस महीने या इस हफ्ते में पॉलिटी पढ़ूंगी, तो पॉलिटी अगर मैंने आज पढ़ी, मैं कल रिवाइज करूंगा और फिर एक हफ्ता पूरा हो गया, 7th डे पे मैंने रिवाइज किया. बट अब अगर 30th डे पे मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो फिर वापस मेरा वो रिफ्रेश हो जाएगी ना मेमोरी. Even if in the next week you are studying economics, still you will have a remnant of that one. जो सब जो पॉलिटी पूरे हफ्ते में पढ़ी थी, वो हम महीने के एंड में रिवाइज करेंगे ना. सो इट विल कम बैक टू यू. सो ये जब आप उसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लोगे लिख के कि मैं इस डेट से इस डेट तक पॉलिटी पढ़ूंगी, इससे इकोनॉमिक्स ऐसे ऐसे, एंड देन यू फॉलो दैट रिविजन ऑल्सो. तो इकोनॉमिक्स के बीच में आप ऐसे टाइम्स आएंगे जब इकोनॉमिक्स के बीच में आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे होगे. फिर ऐसे टाइम्स आएंगे जब ये सोसाइटी या कुछ आपने मेंस का टॉपिक उठाया, वर्ल्ड हिस्ट्री के बीच में आप जो है सोसाइटी रिवाइज कर रहे होगे. तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे. देन यू विल फील दैट यू आर डूइंग अ होलिस्टिक प्रिपरेशन. और उससे जो है कनेक्टिंग डॉट्स भी बहुत आसान हो जाते हैं. जैसे आज अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और अगले हफ्ते मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी, तो वो दोनों के जो पार्ट्स है वो करेक्ट भी हो जाएंगे. देन एट द एंड आई एम रिवाइजिंग, तो मेरा कुछ दिमाग में चलेगा कि इसमें तो मैं ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट भी सोच सकती हूँ, लाइक दैट. So follow that revision cycle and you will find that your whole preparation will be good. So ma'am, thank you very much for your time and God bless you. बहुत ही अच्छा सेशन रहा and hope all जितने भी स्टूडेंट इस वेबिनार रहे हैं उन्होंने इस जो भी मैम ने बताया इसको यूज़ करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएंगे. और वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कृति मैम ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि आपको आपके उस प्रोसेस के लिए आपकी मदद करेगा और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है. थैंक यू वेरी मच.